नमस्कार। स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और मैं आप सभी के लिए डेली मॉर्निंग में 10 to 11 के बीच में एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित क्लास लेकर के आता हूं। इस क्लास में हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में विगत वर्षों में पूछे गए जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। इसके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में बहुत ज्यादा वेट रखते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि इस समय क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस का मुद्दा ये एक सदाबहार मुद्दा है जो चल रहा है और चलेगा भी 21st सेंचुरी में पूरी। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बेसिक्स बताएंगे क्लाइमेट चेंज के, इनसे रिलेटेड कुछ डेटा बताएंगे और क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में होता क्या है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? तो क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि अगर एक लंबे समय तक क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले हम क्लाइमेट को समझ लेते हैं। व्हाट इज क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखो, वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब है मौसम, और मौसम बहुत डायनेमिक होता है। क्या होता है? डायनेमिक होता है। सपोज करो आप स्टडी IQ का एक वीडियो देख रहे हो। जब आपने वीडियो देखना चालू किया था, बाहर से आपने घर पे आए थे, आप फोन पे अपना वीडियो स्टार्ट किए। वीडियो 20 से 25 मिनट या आधे घंटे का है। जब आप अंदर आए थे तो जो मौसम था वो कैसा था? आपने देखा कि वहां पर सन निकला हुआ था, सनलाइट थी, धूप थी बेसिकली। और 20 मिनट के बाद जब आप वीडियो देख करके उठे और बाहर गए तो आपने देखा अचानक से बादल आ गए और बारिश होने लगी। दिस इज वेदर। वेदर इज वेरी डायनेमिक। वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। तो वेदर का मतलब है कि एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये कुछ महीनों तक रह सकता है, कुछ दिनों तक रह सकता है, कुछ घंटों तक रह सकता है। तो वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। बट क्लाइमेट का क्या मतलब क्या है? क्लाइमेट वेदर के कंपैरिजन में एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल प्रोसेस है। आप कह सकते हैं, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऐसा मानता है कि क्लाइमेट का मतलब है कि कम से कम 30 साल तक अगर कोई लगातार परिवर्तन या कोई ट्रेंड देखा जा रहा है वेदर पैटर्न में, तो वो होता है हमारा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्लाइमेट का मतलब कम से कम 30 साल तक किसी पर्टिकुलर चीज का एक ट्रेंड देखा जाए। जैसे बोला गया कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि लगातार पिछले कई सालों से एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो राइज कर रहा है, वो बढ़ रहा है। तो यहां पर एक ट्रेंड है जो लंबे समय तक चालू है, इसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट बेसिकली एक ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है वेदर के कंपैरिजन में। और क्लाइमेट का मतलब यह है कि एक लंबे समय तक होने वाला परिवर्तन। जैसे इस समय ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे पहले ग्लोबल कूलिंग भी हो चुकी है। तो ये एक ट्रेंड दिखाता है कि या तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, या तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर इवेंट है तो वही चल रहा है लंबे समय तक। ये होता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ऐसा पैटर्न वेदर का जो कि बहुत लंबे समय तक स्थायी बना रहता है, या उसमें स्थायी एक परिवर्तन देखा जाता है जो एक ट्रेंड को फॉलो करता है। सो आई होप वेदर और क्लाइमेट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। वेदर बहुत अनस्टेबल होता है, क्लाइमेट स्टेबल होता है। वेदर शॉर्ट टर्म की टेम्पररी प्रक्रिया हो सकती है, बट क्लाइमेट एक बहुत लंबे समय के परिणाम का परिणाम होता है। तो ये होता है वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज है क्या। क्लाइमेट चेंज का सिंपल सा मतलब है कि भाई वेदर का जो पैटर्न है उसमें लंबे समय से कोई पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है। जैसे इस समय क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है? तो क्लाइमेट चेंज में बेसिकली एवरेज जो टेम्परेचर है, हमारा एवरेज टेम्परेचर अर्थ का जो है ये राइज कर रहा है, ये बढ़ रहा है। तो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज में हमको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे हर साल आप देखते होंगे, अगर गर्मियां पड़ रही हैं तो एक्सट्रीम हीट है, सर्दियां पड़ रही हैं तो एक्सट्रीम कोल्ड है।
बारिश हो रही है तो इतनी ज्यादा हो रही है कि बिल्कुल फ्लड वाली सिचुएशन आ रही है, या नहीं हो रही तो एकदम नहीं हो रही कि वहां पर ड्रॉट यानी सूखा आ गया। तो हर कंडीशन बिल्कुल एक्सट्रीम पे जा रही है। ये एक्सट्रीम वेदर पैटर्न जो है ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज वास्तविक है, ये कोई छलावा नहीं है, ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक रियल इवेंट है और इसमें क्या क्या हो रहा है और इसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो में फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं। पैटर्न्स इन क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं कि अभी पहली बार हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। जैसे प्लिस्टोसीन एज में आप देखेंगे तो ग्लेशिएशन डिग्लेशिएशन वाले इवेंट हो चुके हैं, है ना। जब आइस एज थी तो उस समय एवरेज टेम्परेचर अर्थ का काफी कम हो गया था, तो आइस एज बोला गया उसको। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स के साइज बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और ग्लेशियर्स के साइज बढ़ने से क्या हुआ, ग्लेशियर जब, क्योंकि अर्थ में जो वाटर है वो तो उतना ही है, अब चाहे वो किसी समुद्र में ज्यादा चला जाए और लेक्स में ना बचे, रिवर्स में ना बचे, समुद्र में ज्यादा चला जाए तो बोल देंगे सी लेवल राइज हो गया। या हम बोलेंगे कि अगर ग्लेशिएशन वाला पीरियड आ गया तो हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल और जो भी अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं उन सब में बर्फ ज्यादा मिल गई। तो जब आइस ज्यादा हो गई तो पानी तो वही है, इवेपोरेट होकर के आइस बना है, तो इसका मतलब सी लेवल नीचे चला जाएगा। तो जब ग्लेशिएशन वाला एरा होगा तो सी सरफेस फॉल करेगा, और जब डीग्लेशिएशन होगा तो वापस से सी लेवल राइज करेगा। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न देखे गए हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये कोई पहला क्लाइमेट चेंज नहीं है, अर्थ ने बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस देख लिए हैं और उनके पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो कई सारे रिकॉर्ड से हम इनको प्रूफ कर सकते हैं कि पास्ट में भी, मतलब पूर्व में भी क्लाइमेट चेंज हुआ है। कैसे हुआ है? तो जैसे हमको ट्री रिंग्स को जब हम देखते हैं जब हम ट्री रिंग्स को देखते हैं तो ट्री रिंग्स का हम इवैल्यूएशन करके ये बता सकते हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज हुआ है। कैसे देखते हैं? तो ट्री रिंग्स जो होती हैं, पेड़ की जो ये रिंग्स आप देख रहे हैं, जब किसी आप मोटे पेड़ को बीच से कट करेंगे उसमें आपको रिंग्स दिखेंगी। ये रिंग्स एक्चुअली होती है, जैसे ये वाली सबसे छोटी सबसे पहली रिंग देख रहे हैं आप, ये रिंग का मतलब है कि जब पेड़ बिल्कुल अपने पहले ईयर की ग्रोथ में था, जब उसको प्लांट किया गया था, वो इसकी रिंग है ये। इसके बाद धीरे धीरे इसकी बार्क, इसकी वुड ये बढ़ती है, तो वो जब बढ़ती है तो हर साल कितना बढ़ती है उसकी एक रिंग बन जाती है। तो एक साल में बढ़ने वाली का मतलब होता है एक डार्क रिंग और एक लाइट रिंग, इन दोनों को मिला देंगे अगर हम तो एक साल की ग्रोथ वो दिखाता है पेड़। मतलब एक लाइट कलर की रिंग और एक डार्क कलर की रिंग जो पेड़ में मिल जाएगी आपको, इसका मतलब एक साल का पेड़ है। दो मिल गई तो मतलब 2 साल का है। इस तरह से हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि किस साल पेड़ की ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई। और पेड़ की ग्रोथ तब ज्यादा होती है जब वो वेट सीजन में होता है, जब वो मॉनसून सीजन में होता है, जब वो मॉइस्चर वाले सीजन में होता है। क्योंकि मॉइस्चर मिलने से ज्यादा तेजी से ग्रोथ करता है पेड़, तो उसकी रिंग ज्यादा ब्रॉड होगी, ज्यादा चौड़ी होगी। और जिस साल बिल्कुल कम होगा उस साल हमको पता चल जाएगा इस साल पानी की कमी रही होगी इस पेड़ में। तो ऐसे करके हजारों सालों पुरानी लकड़ियों को भी हम देख करके ये बता पाते हैं कि भाई कार्बन डेटिंग से कि लकड़ी कितनी पुरानी है, फिर उसमें सीजनल पैटर्न में चेंजेस कैसे कैसे हुए। तो ये इन रिंग्स को देख करके हम क्लाइमेट चेंज को बताते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका यह है कि पास्ट में कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, इसका दूसरा तरीका जानने का है आइस कवर सरफेस एंड ग्लेशियर्स। सपोज करो कोई आइस का कवर है जो कि हजारों सालों से एज इट इज है, क्योंकि हजारों लाखों सालों से जो ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं उनकी बर्फ पिघली नहीं है, वो वैसे के वैसे हैं। तो अब अगर सपोज करो यहां आइस की एक शीट है किसी ग्लेशियर पोलर रीजन में, और उसमें एक हम ऐसे जैसे पिज्जा की स्लाइस काटते हैं इस तरह से एक स्लाइस काटेंगे, तो हमको अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के पैटर्न दिखेंगे। इसमें आइस के एज में भी डिफरेंस दिखेगा हमको, और इसके अलावा आइस की थिकनेस और ये सारी डिटेलिंग भी हमको मिलेगी, क्योंकि लेयर बाय लेयर जब वो आइस जमी होगी तो वो अपने साथ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं उस साल के उन परिस्थितियों की जिस परिस्थिति में वो जमी होगी बर्फ। तो इसकी भी स्टडी करके हम क्लाइमेट चेंज के पैटर्न को बता सकते हैं कि पास्ट में कैसे हुआ होगा। इसके अलावा फॉसिल्स का तो इस्तेमाल होता ही है। फॉसिल्स जो होते हैं वो हमें बहुत सारी जानकारी दे जाते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये सारे तरीके होते हैं क्लाइमेट चेंज को पता लगाने के, पास्ट में क्लाइमेट चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। चलिए अब आगे आते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज होता क्यों है, बेसिकली पहले ये देख लेते हैं। तो क्लाइमेट चेंज होने के कारणों को हम लोग
दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है वो कारण जो मानव जनित हैं, मतलब ह्यूमन की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं या क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है। और एक होते हैं नेचुरल रीजंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से नेचुरल रीजन होते हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहले सन स्पॉट एंड सोलर साइकिल, इसका क्या इस्तेमाल होता है? देखो, सोलर साइकिल जो होती है वो 11 साल में खुद को रिपीट करती है। तो ऐसे 11 साल में एक समय ऐसा आता है जब सन स्पॉट्स की नंबर बहुत बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा आता है सन स्पॉट्स का नंबर बहुत कम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है सोलर साइकिल में तो सोलर फ्लेयर्स बढ़ जाती हैं, तो सन से आने वाला रेडिएशन का अमाउंट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो वो अमाउंट बढ़ जाता है तो सन को रिसीव होने वाली जो इंसोलेशन होता है, इंसोलेशन का मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो जो इंसोलेशन है वो भी बढ़ जाता है। ऐसे में हीट ज्यादा मिलती है अर्थ को। तो जब हीट ज्यादा मिलेगी तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का हाई रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये नेचुरल कारण है, इस पे मानव का कोई कंट्रोल नहीं है। सेकंड है ओशनिक करंट्स, ये भी होती हैं, ये भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल करती है। जैसे ओशनिक करंट्स जो है, कोल्ड करंट आपने देखा होगा कि जैसे वेस्टर्न किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में अगर कोई कोल्ड करंट फ्लो कर रही है तो ऐसे में स्थिति में कोल्ड डेजर्ट उसके आसपास उपस्थित रहते हैं उस कोल्ड करंट के प्रभाव की वजह से, क्योंकि कोल्ड करंट उस जगह के पूरे क्लाइमेट पर असर डालती है। ठीक है, तो ये ओशनिक करंट्स में जैसे आपने सबसे एक फेमस करंट सुनी होगी एल नीनो करंट, एल नीनो ला नीना करंट। एल नीनो बेसिकली एक वार्म करंट होती है और इसके आने की वजह से उस जगह का पूरा क्लाइमेट बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट चेंज में। देखो, आपको ऐसा लगता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग, अगर वोल्केनिक इरप्शन होगा तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन रिसर्च स्टडीज ने यह बताया है कि भाई वोल्केनिक इरप्शन की वजह से उल्टा प्रभाव भी हो सकता है या होता है। कई बार ऐसा देखा गया कि उल्टा प्रभाव होता है कि जैसे कहीं पर कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया किसी बड़े माउंटेन से, यहां से वोल्केनोस फूट गए। अब आपको ऐसा लगेगा कि वोल्केनो फूटेगा तो भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा बिकॉज इतनी सारी हीट रिलीज करेगा, बट इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे होता है? जब वोल्केनो निकलेगा तो हीट के साथ में बहुत सारा स्मोक निकलेगा, बहुत सारा ऐश यानी राख निकलेगी। तो राख निकलेगी, स्मोक यानी धुआं निकलेगा, डस्ट के पार्टिकल्स निकलेंगे, गैसेस निकलेंगी और वो सब ऊपर जाकर के एटमॉस्फेयर में, हमारे आसमान में, स्काई में ऐसे ब्लॉक कर देंगे, सस्पेंडेड फॉर्मेट में रहेंगे। तो ऐसे जब सस्पेंडेड फॉर्मेट में रहेंगे तो ऊपर से आने वाली सनलाइट जो होगी उसको ब्लॉक कर देंगे। जब सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में एवरेज टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ये उतना नहीं बढ़ा पाएगा टेम्परेचर जितना वो ब्लॉकिंग की वजह से कम कर देगा। तो वोल्केनिक इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं 1883 में इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है उसके पास है, उसके पास में क्राकाटोआ एक्सप्लोजन हुआ था। जो क्राकाटोआ एक्सप्लोजन हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, वो इतना जबरदस्त था कि उस समय के रिकॉर्ड्स ऐसा बताते हैं कि उस क्राकाटोआ इरप्शन से इतना राख, इतना धुआं निकला था कि उस एरिया में 1 से 1.5 महीने तक सनलाइट ही नहीं, किसी ने सूर्य ही नहीं देखा था। इतना ज्यादा स्मोक, इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा राख आसमान में ऐसे सस्पेंडेड फॉर्मेट में हो गया था। स्काई जो है, आसमान जो हमारा, वो ओपैक हो गया था, एक तरह से अपारदर्शी हो गया था सनलाइट के लिए। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता है इन स्थितियों में भी। तो वोल्केनिक इरप्शन भी क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देता है, आप कह सकते हैं कि उसमें रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है मेटेओराइट्स। मेटेओराइट को तो आप सभी ने सुना ही होगा। एक थियरी ये भी कहती है कि जो जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स थे, उसके बाद जब वो गायब हुए हैं तो वो एक बहुत बड़े मेटेओरिक इंपैक्ट की वजह से गायब हो गए। एक मेटेओराइट आया, ऊपर से बहुत बड़ा उल्का पिंड और पृथ्वी से टकराया और वो सब गायब हो गए। जो उस समय पर जुरासिक पीरियड में ज्यादातर रेप्टाइल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। रेप्टाइल्स जो जैसे छिपकली हो गई, जैसे डायनासोर था, जैसे सांप वगैरह, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, रेप्टाइल्स वाली एज थी वो। ठीक है, इसके बाद फिर मीथेन इमिशन फ्रॉम एनिमल्स, ये सब बहुत सारे कारण होते हैं जो क्लाइमेट चेंज के नेचुरल रीजंस होते हैं। लेकिन इस समय जो क्लाइमेट चेंज हमारा हो रहा है ना, ये नेचुरल रीजन की वजह से नहीं हो रहा है, ये एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से हो रहा है। ये मानव जनित क्लाइमेट चेंज है। तो मानव जनित क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जब हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करते हैं, तो बहुत ज्यादा इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है।
इसमें हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, इसमें हीट निकलती है। हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से। इतनी सारी गाड़ियां हैं, हर गाड़ी के इंजन के अंदर डीजल बर्न हो रहा है, पेट्रोल बर्न हो रहा है या फिर गैसेस बर्न हो रही हैं, तो हीट तो जनरेट हो ही रही है ना। हीट के साथ साथ और जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, जो स्मोक निकल रहा है, जो गैसेस निकल रही है डिफरेंट डिफरेंट काइंड की, ये सब कहीं ना कहीं जाकर के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड के इमिशन को बढ़ा रही हैं। तो एक तो हीट बढ़ रही है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस है जिनका इमिशन बढ़ रहा है। सेकंड एक चीज और है जो हम लोगों को करनी चाहिए लेकिन उसका उल्टा कर रहे हैं हम। एक तरफ हम लोग इमिशन बढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ जो इस इमिशन को अवशोषित कर सकते हैं पेड़, उनको हम काटे डाल रहे हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उसके कंसंट्रेशन को कम नहीं किया जा पा रहा है। तो ये एक डिफॉरेस्टेशन है जो ह्यूमन बहुत तेजी से कर रहे हैं, बिग एंथ्रोपोजेनिक रीजन है। इंक्रीज्ड व्हीकल्स, ये हमने आपको बताया ही। इसके बाद इमिशन ऑफ जीएचजीज, ये अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज भी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रही हैं क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि इंडस्ट्रीज से इतना ज्यादा एफ्लुएंट्स वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, चाहे वो गैसेस के फॉर्मेट में हो जो एयर पोल्यूशन कर रहा है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन की बात हम कर लें, चाहे वो किसी भी तरह के अन्य बायोडाइवर्सिटी के हरासमेंट की बात कर लें हम, हर तरह से इंडस्ट्रीज नुकसान पहुंचा रही हैं। इमिशन ऑफ CO2, इन सब का आप पूरा क्रस्ट निकाल करके देख सकते हैं। तो ये कॉजेज हैं नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक आप सभी को आई होप क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे GHG जो हमने बताया था, ग्रीन हाउस गैसेस, इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम वहां से पड़ा जब ठंडे प्रदेशों में आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में बेसिकली सब्जियां वगैरह उगाने के लिए जहां पर सनलाइट काफी कम मिलती है, तो ऐसे शेड्स बनाए जाते हैं, इस ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास का चैम्बर, कि भाई वहां बाहर टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, मतलब सॉरी बहुत कम है, सपोज करो वहां -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप सब्जियां उगा रहे हो तो नहीं उगेंगी वो, या बहुत कम स्पेशल टाइप की भले ही कुछ हो जो उस उतने मिनिमम टेम्परेचर पे ग्रो कर पाए, नहीं ग्रो कर पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में कुछ आर्टिफिशियल चैम्बर बनाए जाते हैं जिसमें जो सनलाइट है यहां से अंदर जब पेनिट्रेट करती है तो इसके अंदर जब पहुंचती है तो ये ट्रैप हो जाती है, अंदर फंस जाती है, बाहर उतनी ज्यादा नहीं निकल पाती जितनी अंदर प्रवेश करती है। तो बाहर अगर -10 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर इस ग्रीन हाउस की वजह से जो टेम्परेचर है वो प्लस में पहुंच जाता है, और हो सकता है 10 डिग्री प्लस में चला जाए वो, या 12 डिग्री 15 डिग्री तक चला जाए वो। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल चैम्बर बनाए जाते हैं जिनके अंदर फिर सब्जियां या फिर खाने की सामान उगाई जाती है। ये बेसिकली होता कैसे है देखो, और यही इसी तरह की कुछ प्रक्रिया अर्थ में भी होती है। पृथ्वी भी इसी तरह से बिहेव करती है। कैसे करती है देखो, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ यहां हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की गैसेस हैं। तो जब सनलाइट यहां से आती है, सोलर रेडिएशन जब आता है, तो सोलर रेडिएशन जो बेसिकली होता है, इसकी वेवलेंथ जो होती है ये होती है लो, ये होती है बहुत कम। सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ काफी कम होती है। तो ये एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है ये कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन का अच्छा एब्जॉर्बर नहीं होता, अच्छा एब्जॉर्बर नहीं होता। मतलब कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन इस एटमॉस्फेयर को पार करके चली आती है और यहां एनर्जी का एब्जॉर्बेशन एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज आवर एटमॉस्फेयर इज नॉट अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ लो वेवलेंथ रेडिएशन। अब ये रेडिएशन जब अर्थ पे आता है तो अर्थ इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर, अर्थ इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और आपने एक थर्मोडायनेमिक्स में रूल पढ़ा होगा कि गुड एब्जॉर्बर्स आर ऑलवेज गुड एमिटर्स। मतलब जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, है ना। तो गुड एब्जॉर्बर्स जो होते हैं वो गुड इमिटर्स भी होते हैं। तो अर्थ ये रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करती है वापस से इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्मेट में इमिट करती है, बाहर की तरफ फेंकती है। अब
ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रहा है इसमें एनर्जी कम है लेकिन वेवलेंथ इसकी ज्यादा होती है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये ज्यादा वेवलेंथ वाले रेडिएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक स्क्रीन बना देता है, एक तरह का पर्दा बना देते हैं कि ये भाई जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो सन का रेडिएशन अंदर आ तो जाता है बट बाहर नहीं जा पाता, तो हीट यहां ट्रैप होकर के रह जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये भी उसी तरह से है जैसे हमने बताया आपको, ये ग्रीन हाउस में हीट अंदर आकर के ट्रैप हो जाती है। अब ये तो अर्थ का नेचुरल फेनोमेना है हीट को ट्रैप करने का, प्राकृतिक तरीके से अर्थ पहले से भी करती आ रही जब ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा नहीं थी। अभी क्या हुआ है, अभी हमने बढ़ा दिया है कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी मैन मेड आर्टिफिशियल गैसेस हैं जैसे HFC वगैरह, है ना, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह। इन सब की वजह से ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही ज्यादा ओपैक हो गया है। ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है अब ये बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैप कर रहा है इसको, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया और ये ग्रीन हाउस गैस है। तो अब यहां पर ये एटमॉस्फेयर और ज्यादा डेंस हो गया, तो अब जितना रेडिएशन अंदर आ रहा है वो बाहर तो जा ही नहीं पा रहा है, एस्केप बहुत कम कर पा रहा है। इस वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोला जाता है इसको, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको बोला जाता है, क्योंकि ये उसी तरह की प्रक्रिया है जैसे ठंडे प्रदेशों में सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, हीट को उस आर्टिफिशियल पॉली कैप में आप कह सकते हैं कि ट्रैप करके, ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी सेम कंडीशन हो रही, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना, ये होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, जिसको हमने बहुत डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो UNFCCC ने कुछ मापदंड ऐसे रखे हैं कि भाई अगर हमको सस्टेनेबली जीना है, अगर हमको अच्छे से जीना है, तो ग्लोबल वार्मिंग को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल करने के लिए जो टारगेट दिया गया है वो ये है कि भाई 21वीं सदी के अंत में, 21st सेंचुरी के एंड में हमको एवरेज जो अर्थ का टेम्परेचर उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। मतलब मैक्सिमम ये कितना बढ़ना चाहिए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमको बोला गया कि भाई 2050 तक इसको 1.5 डिग्री पे ही रोको, तभी आप ये टारगेट अचीव कर पाओगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी दिखता नहीं है, क्यों कि हम ये टारगेट फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत तेज पेस से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसको काउंटर करने के जो मेजर्स हैं वो इतने अच्छे से नहीं लिए जा रहे हैं, इतने ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में देख लेते हैं। कुछ गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा पैदा करती हैं, हीट को बहुत ज्यादा ट्रैप करती हैं, तो उनके बारे में जरा देख लेते हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी भाई CFCs की। CFCs में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना, ओजोन डिप्लीशन वाले जो सब्सटेंसेस थे इनकी भी चर्चा हमने करी है। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने देख ही लिया। अब देखो इसमें से ये इनके सोर्सेस क्या है, कहां कहां से गैसेस हमको ज्यादा मिलती हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स तो आप सभी को पता होगा कि भाई हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, हम लोग जंगल काट रहे हैं, हम लोग बायोमास जला रहे हैं, सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, जब यही चीजें हम जलाते हैं और पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले जलने के दौरान, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, तो उसका भी इमिशन लगभग वही चीजों से होगा जिसका कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC, ये एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है। ये ऊपर जाती है गैस तो ओजोन लेयर का क्षरण भी करती है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि CFC का इस्तेमाल कहां कहां होता है। तो रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होता है, जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे उनमें इस्तेमाल होता था, AC में इस्तेमाल होता था, जो फोम बनाया जाता था फोमिंग एजेंट के रूप में इस गैस का इस्तेमाल होता था। इसके बाद एरोप्रोपेलेंट्स में होता था, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल यूजेस में बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल होता था। इसी तरह से एक गैस है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है, नाम है उसका मीथेन। मीथेन बेसिकली जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड एरियाज में नेचुरली प्रोड्यूस होती है। वेटलैंड का मतलब ऐसे एरिया जो जलमग्न रहते हैं, पानी से भर डूबे रहते हैं, जैसे, और ये जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो हम लोगों में धान की खेती बहुत ज्यादा की जाती है जहां जहां पर,
वहां धान के खेत जो होते हैं, वो धान जो होता है बेसिकली पैडी क्रॉप एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। 1 किलोग्राम धान उगाने, चावल उगाने के लिए लगभग 2000 से 3000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हैं आप। तो इस स्थिति में हम लोग खेतों को पानी से लबालब भर के रखते हैं, तो उस वहां पर भी वेटलैंड जैसी कंडीशन बन जाती है, तो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से मीथेन गैस का एमिशन वहां पर होता है बहुत ज्यादा। इसी तरह से जो कैटल्स होती हैं, जो चारा खाने वाले पशु होते हैं, जिसमें भैंस है, गाय है, तो ये चारे को पहले जब खाते हैं तो पूरा निगल जाते हैं। निगलने के बाद जब इसको पाचन करते हैं तो उसको उगल करके धीरे धीरे बाद में मिक्स अपना दांतों से पीस पीस करके उसको धीरे धीरे पाचन किया करते हैं। इस पाचन क्रिया में मीथेन गैस बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एमिट होती है। और भारत में वर्ल्ड की टोटल जो पॉपुलेशन है, बोवाइन पॉपुलेशन, उसका 18% एनिमल्स इंडिया में रहते हैं, 18%। जैसे अगर हम बात करें, भारत में लगभग विश्व के 17.5% पॉपुलेशन भी रहती है और 18-18.5% एनिमल पॉपुलेशन भी इंडिया में है, ठीक है। तो इस स्थिति में भारत से मीथेन गैस का एमिशन भी काफी ज्यादा होता है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो टोटल वर्ल्ड की लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का लगभग 18.5% पॉपुलेशन इंडिया में है, ठीक है। इसके बाद टर्माइट्स वगैरह छोटे छोटे लेवल पर फॉसिल फ्यूल के बर्निंग वगैरह से मीथेन का एमिशन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसका एमिशन जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, लकड़ी से, क्रॉप के रेजिड्यू से, फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा रोल है। देखो हमारे यहाँ का किसान यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि यूरिया है सस्ती, उस पर गवर्नमेंट मैक्सिमम सब्सिडी देती है, तो यूरिया ज्यादा डाल देता है। हालांकि उसके खेत को चाहे जरूरत हो या ना हो, जरूरत से अधिक कोई चीज भी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो भी प्रदूषण का कारण होती है, वो भी प्रदूषण बोला जाता है। प्रदूषण की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि किसी भी वस्तु का अगर जो नेचुरल कंटेंट में पाई जा रही है, अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए वो चीज, तो वो भी प्रदूषण है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा थोड़ी ना प्रदूषण है, कोई नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले भी प्रेजेंट थी, प्रदूषण वो इसलिए बन गई है क्योंकि अब उसका अमाउंट ज्यादा हो गया है, उसकी मात्रा बढ़ गई है, इसलिए हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले भी प्रेजेंट थी, नेचुरली पाई जाती है, तो उसको प्रदूषक क्यों बोलते हैं? प्रदूषक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी उसका अमाउंट बढ़ गया, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। मीथेन तो नेचुरली पाई जाती है, लेकिन अब मीथेन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, इसलिए वो प्रदूषक बन गई है। यही हाल हुआ है जो नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट्स हैं। यूरिया का इस्तेमाल इतना ज्यादा किसान कर रहा है कि उसके एमिशन से डिफरेंट डिफरेंट काइंड के नाइट्रोजनस पॉल्यूटेंट्स डेवलप हो रहे हैं, और इसमें भी एक नाम नाइट्रस ऑक्साइड का भी है। अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं और इनके लाइफ स्पैन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रो जो GWP है, अगर इसकी बात लाइफ टाइम की बात करें तो लगभग 50 से 200 साल के तक ये बनी रहती है। इसके बाद मीथेन की अगर बात करें तो 12 साल, नाइट्रस ऑक्साइड के 120 साल, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को आप देखेंगे तो ये 270 साल तक एटमॉस्फेयर में बनी रहती है, और जिसका ग्रीन हाउस जो पोटेंशियल है इस गैस का वो बहुत ज्यादा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक एटम जो है इसके 11,700 गुना आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। और PFC जो होती है पर फ्लोरोकार्बन्स, ये भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। तो ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो एंथ्रोपोजेनिक हैं, बेसिकली मानव द्वारा ज्यादा निर्मित की गई हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हाईली ग्रीन हाउस पोटेंट गैसेस हैं। जो ग्रीन हाउस क्षमता इनके अंदर है गैस हीट को ट्रैप करने की, वो बहुत ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। अब थोड़ा सा एक ग्राफ देख लेते हैं कि भाई किस हिसाब से इमिशन हुआ है एटमॉस्फेयर में। देखो यहां से हम स्टार्ट करेंगे 500 AD के बाद 1000 AD पे। देखो सारी गैसेस एक नेचुरल वे में परफॉर्म कर रही हैं, इनका बैलेंस बना हुआ है 1500 तक भी बना हुआ है, 16, 17, 1800 तक बना हुआ है, 1900। जैसे हम 1900 के पास आते हैं, यहां देखिए तो यहां से स्पाइक बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये देखिए यहां से स्पाइक बढ़ना स्टार्ट हो गया 1900 के आसपास से, और अब एकदम से इन गैसेस का प्रोपोर्शन देखो कैसे बढ़ गया है। ये अलग अलग गैसेस हैं। जो ब्लू कलर से है ये है मीथेन गैस। ये ब्लू कलर में मीथेन गैस का कर्व है, तो आप देखो कितना ज्यादा पहुंच गया है मीथेन का एमिशन जो है। ये PPM में है ना, पार्ट्स पर मिलियन में कितना ज्यादा मीथेन हो गई है। इसके बाद मीथेन के बाद ये रेड कलर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और ब्लैक वाला जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड का ग्राफ है। इस ग्राफ में आप ये देखेंगे कि 1900 के बाद सडन पीक इसकी राइज हुई है, और ये सडन पीक राइज होने से क्या हुआ है हमको ये पता चल रहा है कि कितना ज्यादा अमाउंट बढ़ गया है, कंसंट्रेशन इन गैसेस का कितना बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का। इस वजह से ये प्रदूषक बन गए हैं, और इन सब में पोटेंशियल होता है
ग्रीन हाउस गैसेस के में ये ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए बोली जाती है क्योंकि इन सब में हीट को ट्रैप करने का पोटेंशियल होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या एविडेंसेस हैं जो हमको यह बताते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्या क्या एविडेंसेस हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा एविडेंस है, यहां पर आप ग्लेशियर देख पा रहे हो और ग्लेशियर में आइस शीट पिघल रही हैं, यानी ग्लेशियर्स जो हैं ये पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और ग्लेशियर कब मेल्ट होंगे? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज होगा। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। जैसे एक डेटा अभी आया था, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से गौमुख के पास में गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा नदी निकली हुई है, वो ग्लेशियर 22 मीटर पर ईयर के हिसाब से पीछे जा रहा। आप समझो, वो इतना ह्यूज, बहुत बड़ा ग्लेशियर है और वो ग्लेशियर में 22 मीटर हर साल के हिसाब से खिसक रहा है, पीछे जा रहा है, कम हो रहा है। तो सोचो, अगर इसी पेस से चलता रहा तो अगले 30-40 साल में वो ग्लेशियर बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ जाएगा, 20-30 सालों में। तो आप समझो कि जो हमारी सदाबहार नदियां हैं वो उनका हाल क्या होगा, जिनको ग्लेशियर के पिघलने से ही पानी मिल रहा है। और उन नदियों पर कितनी सारी जनसंख्या आश्रित है, जीव जंतु आश्रित हैं, मानव आश्रित हैं। क्या होगा अगर ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा? यही हाल है आर्कटिक सी का। अब आप देखिए, आर्कटिक सी की जो आइस है वो भी बहुत तेजी के साथ आइस खत्म हो रही है और पानी ज्यादा बढ़ रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है आर्कटिक सी में। ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। भाई सी सरफेस टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? हम लोग जितनी हीट इमिशन करते हैं, उस हीट के इमिशन का 90% इमिशन अकेले, 90% इमिशन जो है अकेले समुद्र सोख लेते हैं। जितनी भी गर्मी हम लोग निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, इसका 90% से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं ओशियंस। और पानी की एक टेंडेंसी होती है, जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो एक्सपैंड करता है। गर्म पानी एक्सपैंड ज्यादा करेगा, ज्यादा फैलेगा। तो इसकी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा और सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल राइज करेगा। और सी लेवल राइज करने में आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी 2019 में। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2 सेंटीमीटर भी सी लेवल राइज हो गया तो बांग्लादेश का, अकेले केवल बांग्लादेश से कम 10 से 12 लाख लोग माइग्रेटेड होंगे, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे रह रही है। और ऐसे में क्लाइमेट माइग्रेंट्स जो होंगे उनकी संख्या, क्लाइमेट रेफ्यूजीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एरियाज पानी में डूब जाएंगे तो उनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। अब आप समझो, एक मात्र 2 सेंटीमीटर बढ़ने से इतना असर आएगा। और ये सिर्फ एक देश में आएगा कि 8 से 10 लाख रिफ्यूजीज बनेंगे वहां पे। आप समझिए, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितनी भयावह स्थिति बन जाएगी हम लोगों के सामने। इसके बाद फिर ओशियंस का एसिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब जो प्रदूषण है, प्रदूषक हैं, ये बढ़ रहे हैं और ओशियंस में एसिड्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एसिड्स में बेसिकली HCl, HNO3, H2SO4, इन सब का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब HNO3 क्यों बढ़ रहा है? HNO3 भाई नाइट्रोजन पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है। इसमें देखो, HNO3 में जो नाइट्रोजन का कंटेंट है, नाइट्रोजन पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है। H2SO4 क्यों बढ़ रहा है? H2SO4 बढ़ रहा है सल्फर पोल्यूशन की वजह से। और सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से, मानव जनित एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये सब जो चीजें हो रही है ना, ये हमें दर्शाती हैं, दिखाती हैं, इशारा कर रही हैं कि भाई संभल जाओ, है ना। इसके बाद और कौन कौन सी चीजें हैं? और जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कोल्ड डेज जो हैं, सर्दियां जो है ना वो कम हो रही हैं, सर्दियां छोटी होती चली जा रही हैं, जबकि गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक्सट्रीम हीट इवेंट हो रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में, जो ठंडे टेम्परेट रीजन की कंट्रीज हैं, वहां पर एक्सट्रीम हीट की कंडीशन देखी जा रही है। इस साल भी बहुत सारे लोग मर गए, पिछले साल भी बहुत सारे लोग मर गए थे एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से। सोचो, टेम्परेट रीजन की कंट्रीज में, जहां पर साल में 8 महीने सर्दियां रहती हैं, 8 से 9 महीने सर्दियां रहती, गर्मियां सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए आती हैं वहां पर। उन देशों में अब गर्मियां बड़ी हो रही हैं और उस समय पर हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, लोगों को गर्मी की वजह से डेथ हो रही है वहां पे। तो क्या हो रहा है? इसका मतलब ये सब चीजें बता रही हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक्सट्रीम इवेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए, कहीं कहीं रेनफॉल इतनी ज्यादा होगी कि बाढ़ आ जाएगी, पूरा एरिया डूब जाएगा, लोग मरने लगेंगे। और कहीं कहीं बारिश इतनी कम होगी कि सूखा पड़ जाएगा। तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, ये सब इशारा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ क्लाइमेट चेंज कुड इंपैक्ट द वर्ल्ड, इसका थोड़ा सा आपको हम एक आइडिया दे देते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से विश्व को प्रभावित कर सकता है। तो कैसे प्रभावित कर सकता है, एक डेटा यह बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे जो ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल डिसीजेस बढ़ रही हैं, जैसे मलेरिया के मच्छर की संख्या बढ़ रही है, जैसे डेंगू चिकनगुनिया के मच्छरों की संख्या बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति में 2,50,000 डेथ, 2.5 लाख मृत्यु हर साल, मतलब 2030 तक आप कह सकते हैं कि मेनली इस वजह से होंगी, मलेरिया की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से हो जाएंगी 2.5 लाख मृत्यु, है ना। इसके बाद वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे मलेरिया, डेंगू, वायरस विल इंक्रीज विद मोर ह्यूमिडिटी एंड हीट। देखो मलेरिया वगैरह में आप सभी को पता है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हीट बढ़ती है, तो इनके जो मच्छर वगैरह होते हैं इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब इनके मच्छर ज्यादातर अंडे वहां देते हैं जहां पानी ब्लॉक हो जाए, रह जाए, रुक जाए, और वैसी स्थिति में ये ज्यादा वहां पर फर्टाइल होते हैं, इनके अंडे ज्यादा देते हैं लोग। WHO का ये डेटा है, और इस डेटा के मुताबिक वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत बढ़ जाएंगी अगर क्लाइमेट मतलब ग्लोबल वार्मिंग में ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो फंगस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरसेस की वजह से होने वाली मृत्युएं बहुत बढ़ जाएंगी। अभी आपने रिसेंटली 3 साल पहले कोविड वायरस का अटैक देखा, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, ठीक है। इसके बाद फिर एयर पोल्यूशन से अकेले 7 मिलियन डेथ होंगी, 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोग सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से मरेंगे 2030 तक, और जिनकी कॉस्ट कितनी होगी, 2 से 4 बिलियन डॉलर की कॉस्ट केवल 2030 तक एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाएगी भाई। तो इतना ज्यादा चीजें क्यों हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन सारे के सारे इवेंट्स पोल्यूशन से रिलेटेड हैं। क्योंकि पोल्यूशन अगर नहीं होगा, कम होगा, तो ना ग्रीन हाउस गैसेज होंगी, ना ग्लोबल वार्मिंग होगी, ना क्लाइमेट चेंज होगा। तो इसीलिए इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है इन सब चीजों पर कि भाई किसी भी तरह से ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग रिवर्स कर सकें। ग्लोबल वार्मिंग की जगह हम लोग अगर ग्लोबल कूलिंग पे आने लगे, और उसको हम लोग, हालांकि अभी तो हमको पहले न्यूट्रलाइज होना है कि जितनी हीट हम जनरेट करें उतना हम कूलिंग कर दें, तब हम ग्लोबल कूलिंग की तरफ जाएंगे, रिवर्सल कर पाएंगे, जो कि अभी के हिसाब से तो नामुमकिन सा दिख रहा है। एक ये डेटा हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे से ना दिख रहा हो, मैं पढ़ के बता दूंगा। इसमें लिखा हुआ है बाई 2050 तक विद प्रोजेक्टेड इंक्रीज्ड ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ 9.6 बिलियन। 2050 तक ऐसा आशा है, ऐसी उम्मीद है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9.6 बिलियन हो जाएगी। 9.6 बिलियन लोग हो जाएंगे, जो अभी 7-7.5 बिलियन के आसपास हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट आएगा शेल्टर का, आवास का, भोजन का, मतलब खाने का, इन सब चीजों का संकट सबसे बड़ा आने वाला है। और ऐसी स्थिति में जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हो रही है, ऐसे में एक्सट्रीम इवेंट की वजह से डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, तो फर्टाइल लैंड खत्म हो रही, तो भाई भोजन कहां से लाओगे तुम। अगर लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है, डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो लैंड जब कम होगी तो भोजन का संकट आएगा। नेक्स्ट चीज है एक्सट्रीम इवेंट होंगे, जब फ्लड वगैरह आएगा तो जमीन कम हो जाएगी, क्योंकि बाढ़ आएगी तो उन जमीन पे तो रह नहीं पाओगे जहां बाढ़ का पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में वो पॉपुलेशन का बर्डन और बढ़ जाएगा। फिर बाढ़ आती है तो एक दिन में तो नहीं खत्म हो जाएगी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक वो नॉर्मल होने में चीजें लग जाती हैं, खेतों से पानी निकलने में लग जाता है। तो एक सीजन की फसल तो पूरी गई, और जब उस सीजन की फसल गई तो पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ गई है, अब खाएगा कैसे आदमी। तो भोजन की समस्या बढ़ने वाली है, और भोजन की समस्या की वजह से, हंगर की वजह से आप कह सकते हैं कि 1 बिलियन लोग, 1 बिलियन यंग लोग, जवान लोग जो हैं, इस भोजन संकट की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे और भुखमरी की कगार पर चले जाएंगे। ये डेटा है जो भविष्य का दर्पण हमको दिखा रहा है, शीशा दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है कि भाई संभल जाओ, देख लो क्या कैसा भविष्य आने वाला है हमारा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो इसके बाद फिर इसके बाद ये जो रिपोर्ट बता रही है कि भाई 9.6 बिलियन की आबादी हमारी 2050 तक होने वाली है, और उनमें से 1 बिलियन लोग ऐसे होंगे जो भुखमरी की कगार से पूरी तरह से प्रभावित होंगे, इनकी डेथ्स हो सकती हैं, ये डेटा कह रहा है। और ये सब क्यों होगा, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इतना सारा, इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज
आपके लिए खतरनाक हो सकता है अगर हम लोग अभी से इस बात के लिए नहीं चेते तो। ठीक है, तो आई होप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से संबंधित कुछ डेटा और ये सारा फैक्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक नई क्लास में और एक नए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आपके सामने आएंगे, और जिससे आपको नॉलेज भी मिले, फैक्ट्स भी मिले कुछ, और आपकी समझ बढ़ सके इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेकर के। ठीक है, तो आप सभी का स्टडी IQ PCS ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।